Yes, hello everyone. How are you students? Welcome to Learn Commerce. I am रवि बत्रा और आज आपकी वीडियो में आज इस क्लास की वीडियो के अंदर हम लेके आ रहे हैं 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्योरी ऑफ डिमांड। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने पिछली वीडियोस के अंदर बहुत अच्छी तरीके से यूटिलिटी का और इंडिफरेंस कर्व के टॉपिक्स अच्छी तरह स्टडी किए। उसी कंज्यूमर बिहेवियर जहाँ पे हमने यूटिलिटी पढ़ा, जहाँ पे हमने डिफरेंस पढ़ा, वहीं पर आगे बढ़ते हैं कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर थ्योरी ऑफ डिमांड। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम थ्योरी डिमांड को शुरू कर रहे हैं, लेकिन चैप्टर काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, तो मैं कुछ पार्ट्स में कुछ हिस्सों में इसको कराऊंगा। तो इसके छोटे छोटे कंसेप्ट्स को आप समझते जाओ ताकि पूरी थ्योरी ऑफ डिमांड को डिटेल में समझ सकें, अच्छी तरह समझ सकें और बहुत अच्छे हम तरीके से इस पूरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो एक एक टॉपिक के साथ हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इस थ्योरी ऑफ डिमांड स्टार्ट करते हैं डिमांड के मीनिंग के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं और बने रहिए, इस पूरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मजे लीजिए। ठीक है, तो बहुत एंजॉयमेंट चैप्टर है, बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपकी रोज़मर्रा की लाइफ का डेली लाइफ के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर ही बनाया गया सारा। तो एक एक टॉपिक पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरी डिमांड का फर्स्ट टॉपिक, जो कि है डिमांड। अब डिमांड होता क्या है? हम डिमांड को डिफाइन करने से पहले कुछ चीज़ों को पहले समझेंगे। आपको पता है कि डिमांड, डिजायर और वांट, ये तीन अलग अलग कंसेप्ट्स हैं। इन तीनों में फर्क क्या है? ठीक है ना। एक होता है डिजायर, एक होती है डिमांड, एक होती है वांट। तीनों में फर्क क्या है पहले आपको समझाता हूं। तो मैं यहाँ पे एक चीज समझाता हूं कि मान लो एक चीज आपके पास डिजायर है, एक वांट है और एक डिमांड है। मैं आपसे कहता हूं इनको आपने डिफरेंस समझ आना है। अब किसी भी आम आदमी पूछेंगे तो कहेगा डिजायर, वांट और डिमांड में फर्क होता है क्या? कोई फर्क नहीं होता। डिजायर आपकी इच्छा होती है, वांट भी आप चाहते हो, डिमांड भी आप चाहते हो, मतलब सब कुछ चाहना ही तो हो गया। लेकिन फिर भी जो बेसिक डिफरेंस है इसके अंदर कि डिजायर तो वो चीज है कि आप सपने में भी खरीद सोचते हो कि मुझे पास ये BMW कार होनी चाहिए, तो क्या BMW कार आप खरीद सकते हो? डिजायर है, ये आपका इच्छा है, सपना है कि आप चाहते हो, पर इससे डिमांड नहीं बनती। उसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज चाहिए। अब बात करता हूँ वांट की। वांट क्या होता है? वांट भी चाहना होता है, लेकिन फर्क ये है कि देखो, एक आदमी को भूख लगती है तो वो भूख तो उसकी रोटी से मिट सकती है, लेकिन जब उसको भूख मिटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ पिज्जा चाहिए या बर्गर चाहिए तो वो उसकी वांट बन जाती है। अब आती है बात डिमांड की। डिमांड अब इन डिजायर और वांट से थोड़ा सा आगे चलता है। मतलब जैसे मैंने बताया कि एक आदमी के पास डिमांड तभी बन सकती है जब उसके पास जो चीज चाहता है उसको खरीदने के लिए पैसे हो। डिजायर आपका सपना है, लेकिन उसको खरीदने के लिए, उस चीज को खरीदने के लिए पैसे हैं आपके पास। तो एक होता है कि आपके पास पैसे नहीं हैं और खरीदना चाहते हो, वो डिमांड कैसे बनेगी? दूसरी बात कि आपके पास पैसे हैं पर आप पैसे को खर्च नहीं करना चाहते, तो डिमांड कैसे बनेगी? मतलब कि दो कंसेप्ट हो गए। एक तो आपके पास पैसा भी होना चाहिए और पैसे को खर्च करने की इच्छा भी तो होनी चाहिए। आप पैसा खर्च ही नहीं करना चाहते तो फिर वो डिमांड कैसे बनेगी? तो डिजायर, वांट और डिमांड में जो मैंने आपको फर्क बताया वो यही है कि आपके पास डिमांड तभी बन सकती है जब उस चीज को खरीदने के लिए, जो चीज आप चाहते हो उस चीज को खरीदने के लिए आपके पास रिसोर्सेज, मनी, इनकम भी तो होनी चाहिए। इसका मतलब इस डिमांड को डिफाइन करने से पहले मैं दोबारा से एक टॉपिक्स पे आता हूँ कि डिमांड के एलिमेंट्स क्या हैं। सबसे पहले इस आदमी के पास एबिलिटी टू पे, यानी कि उस चीज को खरीदने के लिए एबिलिटी होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए। जब तक पैसा नहीं होगा तब तक वो चीज खरीद नहीं सकता। तो एबिलिटी होनी चाहिए टू पे, किसी चीज को पे करने के लिए। दूसरा, उस चीज को खरीदने के लिए पैसा है पर आप पैसा को खर्च नहीं करना चाहते, मतलब विलिंगनेस टू पे भी होनी चाहिए। तो एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे दो ऐसी चीजें हैं जिसके बिना आप कोई चीज खरीद नहीं सकते। क्योंकि एबिलिटी टू पे वो है, मतलब एक आदमी पैसा है पर खर्च नहीं करना चाहता, और एक आदमी ऐसा जो खर्च करना चाहता वह पैसे नहीं है, तो दोनों तरीके से वो डिमांड नहीं बन पाएगी। इसका मतलब अब एबिलिटी टू पे और विलिंगनेस टू पे दो ऐसी चीजें हैं जो डिमांड को कंप्लीट करते हैं। लेकिन अब आपको और एक चीज समझाता हूं। अब एबिलिटी टू पे और विलिंगनेस टू पे के अलावा अगर मैं आपसे कहूं चलो ये दो चीज कंप्लीट भी हो गई, अब मान के चलते हैं कि मान लो एक आदमी की डिमांड, हम कहते हैं डिमांड पे आ रहे हैं, चलो कि एबिलिटी भी है, विलिंगनेस भी है, लेकिन डिमांड की स्टेटमेंट के लिए हम एक और चीज कंप्लीट करते हैं। कहा जाता है कि मान लो एक स्टेटमेंट है कि एक आदमी की दूध की डिमांड 30 किलो है। अब वो 30 किलो की डिमांड, मतलब डिमांड फॉर मिल्क फॉर अ पर्सन इज 30 kg, 30 लीटर्स। तो
क्या डिमांड की स्टेटमेंट कंप्लीट है? डिफाइन ये डेफिनेशन कंप्लीट हो सकती है, स्टेटमेंट कंप्लीट हो सकती है? मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि इसमें ये नहीं पता लग पा रहा कि वो जो डिमांड उसकी 30 लीटर्स की है वो कितनी कीमत पर है, प्राइस क्या है उसका। तो प्राइस के हिसाब से डिमांड चेंज होती है ना उसकी, तो प्राइस भी होना जरूरी है। लेकिन अब कहा जाए कि इस डिमांड फॉर मिल्क इज 30 लीटर्स एट द रेट ऑफ 60 पर लीटर, तब भी ये डिमांड की स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं, क्योंकि इसमें प्राइस आ गया, क्वांटिटी आ गई, लेकिन ये नहीं पता लग रहा कि वो जो डिमांड 30 kg की बात कर रहा है वो कितने टाइम पीरियड की है, एक हफ्ते की है, एक महीने की है, या एक दिन की है। तो मतलब कि किसी भी डिमांड की स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए हम बात करते हैं सबसे पहले उसमें क्वांटिटी की, जो मैंने बात की 30 लीटर दूध की। फिर इसमें चाहिए प्राइस, प्राइस मतलब 60 रुपए पर लीटर के हिसाब से उसकी डिमांड 30 लीटर की है। और आखिर में उसके लिए टाइम पीरियड चाहिए कि वो कितना टाइम पीरियड में उसको ये डिमांड कंप्लीट करनी है। तो एबिलिटी टू पे पैसा होना चाहिए, विलिंगनेस टू पे पैसे को खर्च करने के लिए इच्छा होनी चाहिए, क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहता है, किस प्राइस पे खरीदना चाहता है और कितने टाइम पीरियड में खरीदना चाहता है, इन सभी डिमांड के एलिमेंट से बनती है डिमांड की स्टेटमेंट। तो अब डिमांड को डिफाइन करते हैं कि डिमांड इज द क्वांटिटी which a consumer is able and willing to buy at different level of prices in a given period of time. डिमांड वो क्वांटिटी है जो एक कंज्यूमर एबल एंड विलिंग है, खरीदना भी चाहता है, खरीद भी सकता है, अलग अलग प्राइस पर एक टाइम पीरियड में। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि एक महीने में, एक दिन में, मतलब एक गिवन टाइम पीरियड में वो अलग अलग प्राइस लेवल पर कितनी क्वांटिटी खरीदने को तैयार है, दैट इज कॉल्ड डिमांड। तो इसका मतलब ये जो 5 चीजें बताई थी, एबिलिटी यहां पर आ गया, विलिंगनेस यहां आ गई, क्वांटिटी आ गया, प्राइस आ गया, टाइम आ गया, इन 5 एलिमेंट से बनती है हमारी डिमांड की डेफिनेशन कंप्लीट। ठीक हो गया? तो ये बात हमने बात की डिमांड की डेफिनेशन के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। तो डिमांड को डिफाइन करने के बाद हमारा अगला टॉपिक पहुंचा, समझ गए होंगे डिमांड होती क्या है। अब डिमांड को आगे पढ़ते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी इंडिविजुअल या किसी मार्केट की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। देखो, डिमांड 2 तरीके की होती है, एक होती है इंडिविजुअल डिमांड, एक होती है मार्केट डिमांड, यानी कि एक आदमी की डिमांड या पूरे मार्केट की डिमांड। हम एक एक करके पहले पॉइंट्स पकड़ते हैं। तो एक होती है इंडिविजुअल डिमांड और एक होती है मार्केट डिमांड। पर इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं? तो इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स में हमारे पास कई सारे पॉइंट्स होंगे, जिसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। पहले पॉइंट्स देखते हैं। प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी कि किसी चीज का प्राइस क्या है। देन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, उससे जो मिलती जुलती वस्तुएं हैं, संबंधित वस्तुएं, उनकी कीमतें क्या हैं, जिसमें सब्सिट्यूट गुड्स पड़ेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पड़ेंगे। थर्ड पॉइंट हम पढ़ेंगे इनकम द कंज्यूमर, और फिर उस इनकम द कंज्यूमर के अंदर हम डिटेल पढ़ेंगे नॉर्मल गुड्स की और इंफीरियर गुड्स की। और फोर्थ पॉइंट हमारा रहेगा टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, और लास्ट में फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस। ये हम एक एक करके, मैंने आपको सिर्फ पॉइंट्स बताए हैं, पर इन सभी पॉइंट्स को हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। तो किसी भी एक आदमी की इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करने वाले सारे फैक्टर्स होते हैं। पर एक आदमी की इंडिविजुअल डिमांड ही नहीं, हमारे पास मार्केट में भी डिमांड होती है। तो पूरी मार्केट की डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स में हम पढ़ेंगे इसके अंदर साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन का साइज क्या है, नंबर ऑफ फर्म्स, और साथ में वेदर कंडीशंस। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम एक एक करके स्टडी करने जा रहे हैं इस अगले टॉपिक के अंदर। तो ये हमने एक स्लाइड के अंदर मैंने बता दिया कि किसी भी एक आदमी की डिमांड और पूरी मार्केट की डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंडिविजुअल डिमांड की। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। तो एक आदमी की डिमांड को अफेक्ट करने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट मैंने बताया था वो था प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी का मतलब एक कमोडिटी का प्राइस किस तरीके से आपकी डिमांड को अफेक्ट करता है। आप अपने एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे तो किसी भी चीज का प्राइस जब बढ़ता है तो उसकी प्राइस, उसकी डिमांड कम हो जाती है, और जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ सकती है। मतलब कि अगर मैं कहूं कि अगर प्राइस किसी भी कमोडिटी का बढ़ता है तो उसकी डिमांड, किसी भी कमोडिटी की डिमांड फॉल कर जाएगी, और अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस फॉल करता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो प्राइस और डिमांड में एक इनवर्स रिलेशनशिप होती है। प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, और प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है। इसका मतलब प्राइस बढ़ने और डिमांड कम होने में एक जो रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड के बीच में, वो कैसा रिलेशनशिप है,
इनवर्स रिलेशनशिप है। तो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। देखो जब भी कोई चीज महंगी होती है ना, जब मार्केट में चीज महंगी होती है तो हम, क्योंकि हमारे पास इनकम अगर वही है, हम मान के चलते हैं मेरी इनकम नहीं बढ़ रही, मेरे पास इनकम वही है, तो जब इनकम उतनी की उतनी है तो जब प्राइस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड मेरी कम हो जाएगी, क्योंकि मैं उतने पैसे में उतनी डिमांड जो पहले करा तो खरीद ही नहीं पाऊंगा। लेकिन उसी इनकम के अंदर अगर प्राइस गिर जाता है तो मेरी परचेजिंग वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मैं उसकी डिमांड को बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ प्राइस बढ़ने और डिमांड कम होने और प्राइस कम और डिमांड बढ़ने में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मेरी इनकम या बाकी जो फैक्टर्स हम जो पढ़ेंगे वो चेंज नहीं हो रहे, ध्यान रखना वो सब चीजें सेम है। इसी वजह से प्राइस और डिमांड में ये इनवर्स रिलेशनशिप आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्राइस और डिमांड में एक इनवर्स रिलेशनशिप। अब हम सेकंड पॉइंट जो मैंने आपको यहां बताया था, एक तो प्राइस ऑफ कमोडिटी हो गया, दूसरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस रिलेटेड गुड्स मतलब कि संबंधित वस्तुएं। अब संबंधित वस्तुएं यानी उससे रिलेटेड गुड्स। अब जब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की बात कर रहे हैं, यहाँ दो टाइप के गुड्स मैंने आपको बताए थे, वहां पे भी देखो, यहाँ पे आपको बताए थे मैंने आपको, एक तो सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते क्या है। सबसे पहले बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? वो गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, यानी जो एक दूसरे की जगह यूज किए जा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर हम किसी एक चीज की जगह दूसरा चीज यूज करते हैं तो वो गुड्स सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, यानी कि एक नहीं मिलता दूसरा खरीद लिया, दूसरा नहीं खरीदा तीसरा खरीद लिया। मतलब साफ साफ बात है कि अगर हम एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट चीजों को खरीद सकते हैं, अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ जाता है या चेंज हो जाता है तब हमें क्या करना चाहिए। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स के एग्जाम्पल क्या है? बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम देते हैं इसमें, एग्जाम्पल जैसे कि टी एंड कॉफी। तो टी एंड कॉफी ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट बन सकते हैं। ठीक है, कैसे? क्योंकि कुछ लोग चाय पीते हैं, कुछ लोग कॉफी पीते हैं, पर कुछ लोग ऐसे जो दोनों पी सकते हैं। अब मुझे पता है कई लोग ऐसे हैं जो कॉफी के अलावा चाय कभी पीते ही नहीं, कॉफी पीते हैं और चाय नहीं पीते। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो चाय पसंद आती है पर कॉफी पसंद नहीं आती। पर जैसे कुछ ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो चाय कॉफी दोनों पी लेते हैं, अगर चाय नहीं मिलती तो कॉफी पी ली, कॉफी नहीं मिलती चाय पी ली, मतलब दोनों से कुछ भी पी लिया। जब हम कोई से पूछते हैं कि आज क्या चाय कॉफी कुछ बनाए, तो चाय कॉफी बन जाए, कुछ भी चाय या कॉफी कुछ ही बन जाए, वो कहता है कुछ ही बना लो। तो टी एंड कॉफी का एक एग्जांपल बहुत कॉमन है जो हम इसमें यूज करते हैं। एग्जांपल बहुत सारे बन सकते हैं पर अभी हम बात कर रहे हैं टी एंड कॉफी की। तो इसमें हम बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की जगह यूज करते हैं, विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर एंड गिव द सेम सेटिस्फैक्शन। और दोनों चीजों से उस कंज्यूमर को सेम सेटिस्फैक्शन मिल रही है, इसलिए हम इसको सब्स्टिट्यूट गुड्स मिल रहे हैं। अगर वो सेम सेटिस्फैक्शन नहीं दे पा रहा दोनों गुड्स एक दूसरे के अगेंस्ट, तब वो सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकते। अब ये होता क्या है? मान लो टी एंड कॉफी दोनों आपके लिए सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अगर प्राइस टी का बढ़ जाता है, मान लो चाय महंगी हो गई, मैंने एक एरो लगा दिया इस जगह से कि ये प्राइस ऑफ टी बढ़ जाता है। टी का प्राइस बढ़ने से जो डिमांड है कॉफी की, उस पर क्या असर पड़ेगा? जब चाय महंगी हो जाएगी तो लोग उसकी छोड़ के उसको शिफ्ट कर देंगे कॉफी की तरफ अपनी डिमांड को, तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो चाय और कॉफी का सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। तो चाय की प्राइस बढ़ने से, मान लो 5 रुपए की चाय थी और 5 रुपए की कॉफी का कप था, लेकिन अब जो है चाय 10 रुपए की हो जाती है और कॉफी अभी भी 5 रुपए की मिल रही है मार्केट में, एक कप की बात कर रहा हूं, छोटे से कप की। तो उस केस में चाय को छोड़कर लोग कॉफी की तरफ चला जाएंगे ना, शिफ्ट कर जाएंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसकी वजह से ये प्राइस टी का बढ़ने से कॉफी की डिमांड बढ़ जाती है। और रिवर्स देखें, अगर प्राइस टी का कम हो जाता है, यानी चाय सस्ती हो जाती है, मार्केट में 5 रुपए की जगह 3 रुपए की हो जाती है, कॉफी अभी भी 5 रुपए की है फॉर एग्जांपल, तो लोग कॉफी छोड़ के चाय की तरफ आ जाएंगे। तो इसका मतलब कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी। तो चाय का प्राइस बढ़ा, कॉफी की डिमांड बढ़ गई, चाय का प्राइस कम हुआ, कॉफी की डिमांड कम हो गई। इसी वजह से इन दोनों के बीच में, दो सब्स्टिट्यूट गुड्स के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। ठीक है, ये हो गए इसके रिलेटेड गुड्स का पहला एग्जांपल सब्स्टिट्यूट गुड्स का। दूसरा हमारा जो गुड है वो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, पहले मीनिंग को करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स हैं विच आर यूजलेस इन द एब्सेंस ऑफ अनदर गुड्स, यानी कि जो एक के बिना दूसरे अधूरे हैं, जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जिनकी डिमांड एक साथ होती है, विच आर डिमांडेड टुगेदर, विच आर यूज्ड टुगेदर टू सेटिस्फाई गिवन वांट, यानी एक अपनी वांट को पूरा सेटिस्फाई करने के लिए हम इन दो चीजों का, जिन दो चीजों का एक साथ यूज करते हैं, एक के बिना दूसरा यूजलेस है, जिनकी डिमांड जॉइंटली होती है, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स।
अब इसके अंदर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसके अंदर आप कार एंड पेट्रोल का ले सकते हो। कार एंड पेट्रोल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कार एंड पेट्रोल ही है। मेरे हिसाब से मैं जो कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्हीकल, कार हो, बाइक हो, कोई भी व्हीकल हो, और पेट्रोल का मतलब पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी कुछ भी हो सकता है। मतलब कोई भी व्हीकल और कोई भी फ्यूल, क्योंकि व्हीकल बिना फ्यूल के नहीं चलेगा। कोई भी गाड़ी, कोई भी कार, कोई भी बाइक किसी पेट्रोल डीजल के बिना तो चलेगी ना। तो कार और पेट्रोल एक सिंबॉलिक नाम है सिर्फ, बाकी फ्यूल एंड व्हीकल की बात करेंगे यहाँ पर हम। तो कार और पेट्रोल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। कार खरीद लो, पेट्रोल नहीं हो तो चलाओगे किससे, और पेट्रोल खरीद लो, डालोगे किसके अंदर। इसका मतलब है दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब इसमें बात करते हैं इनके रिलेशनशिप की। अगर फॉर एग्जांपल पेट्रोल के रेट्स की बात करते हैं, अगर प्राइस पेट्रोल का, अगर पेट्रोल का प्राइस मार्केट में बढ़ जाता है, पेट्रोल डीजल किसी का प्राइस भी बढ़ जाता है, तो व्हीकल्स की डिमांड मार्केट में कम हो सकती है और हो जाती है। तो डिमांड ऑफ कार विल फॉल, क्योंकि लोगों को लगा पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, तो अब इन व्हीकल्स को खरीदने का फायदा क्या है। इसी तरीके से अगर ये प्राइस फ्यूल का, पेट्रोल डीजल का, अगर पेट्रोल का प्राइस या डीजल का प्राइस कम हो जाए, सस्ते हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली मार्केट में जो व्हीकल्स की डिमांड है, कार की डिमांड है, बाइक की डिमांड है, वो अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया कार और पेट्रोल का। ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं क्योंकि एक साथ यूज किए जा रहे हैं। पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है तो कार की डिमांड कम हो जाती है, पेट्रोल का प्राइस कम होता है, डिमांड कार की बढ़ जाती है। तो ये आपस में क्या चल रहे हैं, ये उल्टा चल रहे हैं। इसका मतलब इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर, दो प्रोडक्ट्स के अंदर, प्राइस टी और कॉफी के अंदर आपस में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप रहती है, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर इनवर्स रिलेशनशिप रहती है, क्योंकि एक का प्राइस बढ़ता है, दूसरे की डिमांड कम हो जाती है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का। तो ये हमारे पास दो चीजें हमने पढ़ ली। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट खत्म हो गया। थर्ड पॉइंट हमारा है इनकम द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम, जिसके अंदर दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, एक नॉर्मल गुड्स का, एक इंफीरियर गुड्स का। तो कंज्यूमर की इनकम किस तरह से डिमांड पर असर डालती है। देखो, थर्ड पॉइंट इनकम द कंज्यूमर है। पहले बात करते हैं नॉर्मल गुड्स की। नॉर्मल गुड्स होते हैं आम वस्तुएं, बिल्कुल जो नॉर्मल गुड्स आप खरीदते हो मार्केट में, नॉर्मल, जैसे किसी भी मिडिल क्लास, हाई क्लास को भी नॉर्मल गुड्स खरीदता है अपने लिए। तो वहां पर क्या सा रिलेशनशिप बनता है इनकम के केस में। अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है, अगर इनकम बढ़ जाती है, तो इन नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाएगी। भाई इनकम बढ़ गई तो इनकी क्वांटिटी बढ़ा दो। और अगर इनकम आपकी कम हो जाती है, किसी वजह से नौकरी चली जाती है, पैसे नहीं है, तो ऑटोमेटिकली नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। पहले के मुकाबले आप कम खरीदना शुरू कर देते हो। तो इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ जाती है, इनकम कम होने से डिमांड कम हो जाती है। इसका मतलब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसीलिए इसमें हम डायरेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। पर दूसरे हैं इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स होते हैं जो घटिया क्वालिटी के होते हैं। अब घटिया क्वालिटी का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बेकार, मतलब यह होता है कि मार्केट में देखो हर तरह की क्वालिटी के सामान होता है। मार्केट में 60 रुपये किलो दूध है, 50 रुपये किलो दूध है, 40 रुपये किलो दूध है। इसका मतलब अगर 3 क्वालिटी के दूध हैं, या फिर चावल देखोगे, कभी तो चावल 90 रुपये किलो भी मिल जाता है, कहीं पर 30 रुपये किलो भी मिल जाता है, और कहीं 15 रुपये किलो भी मिल जाता है। इसका मतलब क्वालिटी सबकी अलग अलग है। अगर कोई आदमी 90 रुपये किलो चावल खरीद रहा है और उसकी इनकम कम हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली वो 90 रुपये को छोड़ के वो इंफीरियर गुड्स की तरफ चला जाएगा, थोड़ी घटिया क्वालिटी का सामान खरीद लेगा। इसका मतलब अगर इनकम बढ़ जाती है, अगर एक आदमी की अगर इनकम बढ़ जाती है, तो वो इंफीरियर गुड्स को छोड़ के वो बेटर क्वालिटी की तरफ चला जाएगा, मतलब कि इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी इनकम, मजबूरी है आपकी कि इनकम कम हो गई है, तो उस केस में इंफीरियर गुड्स की तरफ आपको जाना पड़ेगा, मजबूरी में जाना पड़ेगा, तो आपकी डिमांड वहां पर बढ़ जाएगी। इसका मतलब नॉर्मल गुड्स में जहां पर इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, इनकम कम होने से डिमांड कम हो जाती है। इंफीरियर गुड्स में, घटिया क्वालिटी की चीजों के अंदर इनकम बढ़ने से डिमांड कम होती है और इनकम कम होने से डिमांड बढ़ जाती है। मतलब यहाँ पर एक इनवर्स रिलेशनशिप रहती है इंफीरियर गुड्स के केस में। लेकिन एक हमारे और गुड्स हैं, वो है नेसेसिटी गुड्स। मैंने वहां पर नहीं लिखा था, पर नेसेसिटी गुड्स होते हैं जो जरूरी चीजें। अब जरूरत की चीजों के अंदर नमक आता है, फॉर एग्जाम्पल बुक्स आती हैं, मेडिसिन आती हैं। तो यहाँ पर इनकम बढ़ने या कम होने से यहाँ पर डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी इनकम बढ़ जाए या फॉल हो जाए, तो यहाँ पर जो डिमांड है नेसेसिटी गुड्स की डजंट चेंज, वो वहीं की वहीं रहती है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता, क्योंकि मेडिसिन भी खरीदनी है तो खरीद जैसे मर्जी खरीदा जाए, बुक्स भी खरीदनी है, नमक भी खरीदना है,
तो ऐसी चीज़ें होती हैं, नेसेसिटी गुड्स हैं जिनके बिना जिंदगी चल नहीं सकती, इसलिए इनकम बढ़ने कम होने से इन चीज़ों की डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मैंने थर्ड पॉइंट पढ़ा हमने इनकम द कंज्यूमर को। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर। अब आदमी का जो टेस्ट है, प्रेफरेंसेस है, वो भी आपकी डिमांड पर असर डालता है। आप किस चीज़ को प्रेफर करते हो। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में अगर आपका टेस्ट किसी चीज़ के फेवर में आ जाता है तो आप प्राइस देखते ही नहीं, तो उस केस में आप किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ाते ही रहोगे, कम नहीं करोगे। क्योंकि आप उस चीज़ को फेवर कर रहे हो, प्राइस को देख ही नहीं रहे। तो यहाँ पर प्राइस चेंज होने का मतलब नहीं है, सिर्फ टेस्ट की बात कर रहे हैं। अगर टेस्ट या प्रेफरेंस आप किसी को प्रेफर करना शुरू कर देते हो तो उसकी डिमांड कभी कम नहीं होगी, चाहे प्राइस कितना मर्जी हो जाए। लेकिन अगर आपका टेस्ट या प्रेफरेंस किसी चीज़ के अगेंस्ट में आ जाता है, अगेंस्ट मतलब आप उसको नफरत करना शुरू कर देते हो, पसंद नहीं करते, अब आपको वो चीज़ नहीं चाहिए किसी भी प्राइस पर, तो आप उस चीज़ की डिमांड को कम कर देते हो। तो सिंपल चीज़, यहाँ पर टेस्ट अगर फेवर में है तो डिमांड बढ़ेगी, और टेस्ट किसी चीज़ के अगेंस्ट है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो ये हमारे पास हो गया टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर का पॉइंट। और लास्ट पॉइंट इस इंडिविजुअल डिमांड में जो फैक्टर्स में आते हैं उसमें आता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस, यानी फ्यूचर में प्राइस क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप। तो आपको क्या लगता है फ्यूचर में क्या प्राइस होने वाला है। अगर एक कंज्यूमर को लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, मान लो अभी एग्जिस्टिंग प्रेजेंटली किसी चीज का प्राइस 10 रुपए पर यूनिट है, ठीक है, और आपको लगता है कि कल ये 12 रुपए का हो जाएगा, तो आपको एक्सपेक्टेड है कि ये प्राइस 12 रुपए हो जाएगा, ठीक। 10 से 12 होने वाला है, तो आप इस प्राइस बढ़ने पर, चलो आज 12 हुआ, मैं कहूंगा एक्सपेक्टेड है कि और 14 भी होने वाला है, ये एक्सपेक्टेड है और एक्सपेक्टेड है। 10 से 12 हुआ और 14 भी हो गया, तो इसका मतलब 14 होने वाला, आपको लगता है ऐसे बढ़ने वाला है, तो आप उसकी डिमांड को क्या करोगे। आप क्या करोगे कि आज जो 10 पे 12 हुआ, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं, मान लो 10 से 12 हुआ और एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में 14 होने वाला है, फ्यूचर में ये 14 रुपए होने वाला है, तो आज 10 से 12 होने पर नॉर्मली क्या होता है, प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होती है। लेकिन जब एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में और बढ़ने वाला है, तो आज आप डिमांड बढ़ा दोगे। तो प्रेजेंटली आपकी डिमांड इस 10 से 12 होने पर डिमांड कम नहीं होगी, डिमांड यहां पर बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, कारण यह है कि आपको लगता है कि फ्यूचर में और बढ़ने वाला है, तो इसको आज ही खरीद लो, जितना खरीद सकते हो खरीद लो, पता नहीं कल तो और महंगा मिलेगा। तो इस केस में जब प्रेजेंटली आपके पास 10 से 12 हो जाता है, तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अगर लगता है कि प्राइस और बढ़ने वाला है, तो आप 10 से 12 होने पर डिमांड कम नहीं करते, डिमांड बढ़ा देते हो। इसी तरीके से अगर प्राइस अभी 10 रुपए पर यूनिट है और अभी 9 रुपए हो जाता है आज, ठीक है, 9 रुपए हो गया, लेकिन आपको लगता है फ्यूचर में जो एक्सपेक्टेड है वो 8 होने वाला है, ठीक। तो यहां पर जो प्राइस कम हुआ है, डिमांड को आपको बढ़ना चाहिए, लेकिन आप डिमांड बढ़ाने के लिए कम कर रहे हो। क्यों कम कर रहे हो, क्योंकि यहां पर डिमांड इसलिए कम करो, फ्यूचर में आपको लगता है कि और प्राइस जब कम हो जाएगा तब खरीद लेंगे। तो आपकी एक्सपेक्टेशन है ये कि अभी 10 से 9 हुआ है पर कल तो 8 हो सकता है, तो आज 9 में क्यों खरीदो, हम कल खरीदेंगे। तो आज 9 प्राइस, यानी प्राइस गिरने पर भी डिमांड नहीं बढ़ा रहे, आप डिमांड को कम कर रहे हो कि जब प्राइस गिरेगा तब खरीदेंगे। इसका मतलब फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस भी आपकी डिमांड पर असर डालता है। ये हमने सारे पॉइंट्स पकड़ लिए इस इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करने वाले, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक पर पहुंचते हैं जो है मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड को इफेक्ट करने वाले हमारे 3 फैक्टर्स पढ़ेंगे, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ फर्म्स और वेदर कंडीशंस। लेकिन ध्यान रखना, मार्केट डिमांड को इफेक्ट करने वाले पॉइंट्स 3 नहीं है, मैंने 6, 7, 8 लिखे हैं, मतलब ये 1 to 5 पॉइंट्स भी और साथ में 6, 7, 8 भी। कहने का मतलब है अगर एग्जाम में आपके पास इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स आते हैं तो आपको 5 फैक्टर्स लिखने हैं, लेकिन मार्केट डिमांड के आते हैं तो आपको 3 नहीं लिखने, आपको 8 लिखने हैं, 5 ये वाले और 6, 7, 8 ये वाले। यानी इंडिविजुअल डिमांड, जो फैक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड के हमारे पास थे 1 to 5 प्लस ऐड करो इसके अंदर ये 3 पॉइंट्स और 6, 7, 8। अब ये 6, 7, 8 पॉइंट्स में साइज एंड कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। तो अगर पॉपुलेशन का साइज हमारे एरिया के अंदर, पूरी मार्केट की बात कर रहे हैं ना, अब मार्केट में तो बहुत सारे कंज्यूमर्स, इंडिविजुअल फैक्टर्स, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स होंगे,
तो अगर एक एक आदमी की डिमांड की बात करते हैं, तो अगर जब मार्केट का साइज बढ़ता है, साइज मतलब पॉपुलेशन में नंबर बढ़ जाते हैं लोगों के, तो ऑटोमेटिकली मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ती है, अगर पॉपुलेशन साइज बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो डिमांड पर एक डायरेक्ट इफेक्ट डालता है। पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, और पॉपुलेशन साइज कम होगा तो डिमांड कम भी हो जाएगी। ठीक है। और अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन की। कॉम्पोजिशन मतलब होता है कि वहां पर किस किस तरीके की पॉपुलेशन, कौन कौन से किस टाइप के लोग रहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कहा जाए कि उस पॉपुलेशन के अंदर ज़्यादातर लोग जो पर्सन्स हैं वो अगर फीमेल्स हैं, अगर फीमेल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उस एरिया के अंदर, उस मार्केट के अंदर कॉस्मेटिक्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो अगर उस एरिया में फीमेल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो कॉस्मेटिक्स की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है। अगर तो उस पॉपुलेशन के अंदर बच्चों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, अगर बच्चों की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो टॉयज की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर अगर बुजुर्गों की डिमांड ज़्यादा है तो स्पेक्स की या फिर स्टिक्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो डिपेंड करता है पॉपुलेशन की कॉम्पोजिशन के ऊपर भी कि कौन कौन सी चीज़ों की डिमांड मार्केट में बढ़ने वाली है। तो मार्केट डिमांड को फैक्टर फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद करते हैं नंबर ऑफ फर्म्स। अगर नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ जाती हैं, यानी ज़्यादा सप्लायर्स आ जाते हैं, तो नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ने से मार्केट में डिमांड पर असर पड़ेगा। सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। तो नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ने से मार्केट में डिमांड बढ़ सकती है, और मार्केट में डिमांड कम हो सकती है अगर नंबर ऑफ फर्म्स कम हो जाए। तो सप्लाई कम होगी तो डिमांड ऑटोमेटिकली भी कम हो जाएगी। ठीक है ना। और लास्ट में आता है वेदर कंडीशंस। मार्केट में इस वक्त मतलब देश में या आपके आसपास मौसम कैसा चल रहा है। अगर तो रेनी सीजन है, मार्केट के अंदर रेनी सीजन के टाइम पर ये अम्ब्रेलास की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है। अगर विंटर सीजन है, विंटर सीजन उस सीजन के हिसाब से, अगर समर सीजन है तो समर सीजन में एसीज वगैरह की डिमांड बढ़ जाएगी या पंखों की डिमांड बढ़ जाएगी, तो उसमें फैंस की या एसीज की डिमांड बढ़ जाएगी। तो क्या डिपेंड करता है कि वेदर कंडीशंस पर भी मार्केट डिमांड पर असर पड़ता है। ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया फैक्टर की मार्केट डिमांड। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया डिमांड के बारे में, डिटेल बताई, डिफाइन के साथ, पूरे एलिमेंट्स के